अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इजी वे। तो इसमें मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मैथ के ऐसे ही आसान और मैजिक वाले ट्रिक बताए जाएंगे जिससे आपको मैथ के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे 9th क्लास के। जैसे हम जानते हैं कि पेपर हमारे नज़दीक आ रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको 40 डेज़ के अंदर इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप अपने पेपर को बखूबी खुद आसानी से पास कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है, उसका चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है जानने के लिए कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस। हम रोज़ वो चीज़ है जो हॉरिजेंटल चीज़ हो, उससे रो कहते हैं। जो हॉरिजेंटल रे में तरतीब दिया हो ना, उससे रो कहते हैं। मिसाल लेती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ 2 3 4, ये हॉरिजेंटल है ना, तो ये होगी रो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम क्या है हमारे पास? कॉलम क्या है? जो हमारे पास वर्टिकल वे में हो। जैसे मैं लिख रही हूँ 2 3 3 4, ये हमारे पास वर्टिकल है, तो ये है कॉलम। ठीक, तो हमारे पास अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, कॉलम जो हमारे पास क्या बनाए, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रे बनाए। ठीक है, एरे बनाए, रेक्टेंगुलर वे बनाए। ऐसे रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं? इस चीज़ को। ठीक है, तो विच फॉर्म रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे बनाए उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। जिसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज किया हो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखें हमारे पास 2 रो हो गई, और ऐसे हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में क्या बन रहे हैं? 3 कॉलम बन रहे हैं। तो हमने जब इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की एक शक्ल बन गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये मुकम्मल एक डेफिनेशन बन चुकी है कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि आपको मैट्रिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है मैट्रिक्स के हवाले से ही, उसके कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताना है कि हमारे पास जो है मैट्रिक्स की में रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। मिसाल के तौर पर मतलब हम लेते हैं कोई भी, हम चलो इसी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रो कितनी है? 2। हॉरिजेंटल वे में है ना, तो रो कितनी है हमारे पास? 2। और रो के बाद हमने लगाना है डैश। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है बाय। ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। पहले रो की तादाद लिखते हैं, फिर हम बाय डैश लगाते हैं, फिर बाय, फिर डैश, फिर हमारे पास कॉलम कितनी इधर? 3। तो हम इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, तो ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका। और हम लिखते हैं ऐसे, पहले रो की तादाद, ये होती है हमारे पास रोज़, और ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं। तो आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम इक्वल मैट्रिक्स किसकी बात हो रही है, मतलब इसमें क्या चीज़ होगी।
ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में हम इक्वल हों जो मैट्रिक्स, वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, हमारे पास है ए है मैट्रिक्स, हमारे पास है 2 3 4 5 नहीं 6 5 3, ठीक है। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है। हम ये 1 0 2 4 5 6, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर हमारे पास पहले, सबसे पहले हमारे पास रो आएगी, ठीक है। रो हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। और इसके बाद कॉलम आएंगे, कॉलम कितनी है 3, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसमें भी रो हमारे पास कितनी आएंगी 2 हैं, और कॉलम हमारे पास क्या है 1 2 3। तो ये देखें दोनों के ऑर्डर सेम आए हैं ना, इक्वल आए हैं दोनों के ऑर्डर। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मेरा ख्याल है कि इक्वल मैट्रिक्स कहते किसे हैं जी। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपको इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम रोज के बारे में आपको पता चल गया है कि ये चीज़ होती क्या है। तो आपको 1.1 एक्सरसाइज भी सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, हमने निकाला सीखा है। इसका एक्सरसाइज 1.1 का है जो है ना, पहला क्वेश्चन ही हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना। तो वो मैंने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कोई सी भी पार्ट ले लिया है। तो आप इसमें देख लें, हमने जब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद हमने जब पेपर सॉल्व करने लगे ना, तो हमने लिखना है सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, कि हम उसका सोल्यूशन बताने लगे हैं कि क्या है इसका आंसर। तो आप देख लें कि ऑर्डर हमने इसका लेना है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी रोज़, ठीक है, रोज़। तो रोज़ हमारे पास क्या है, रोज़ होती क्या है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या है, एक ही रो है, तो 1 डैश, फिर आएगा हमारे पास बाय डैश, तो उसके बाद हमारे पास कॉलम। तो कॉलम कितने हैं देखो 1 2, चाहे एक ही की ही तादाद है कॉलम में, लेकिन कॉलम तो 2 हैं, 2 कॉलम है। हमारे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम ऐसे ही इसका ऑर्डर निकालेंगे जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाएगा। और ये हमारे पास एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है, उसके बाद ऑर्डर निकालना, और ये एज अ MCQs भी आ जाता है कि किसी भी इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उन्होंने पूछा हमें बताएं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो आपको मैंने भी बताया कि जिनका ऑर्डर हमारे पास इक्वल आ जाए, जिन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे जी। तो हम आते हैं हमारे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें उन्होंने कहा है फाइंड वैल्यू ABC और D की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उन्होंने कुछ इस तरह से हमें बताए हुए हैं। तो एक बात याद तो हम देखते हैं, ये देखें, एक अपनी बात याद रखनी है कि अगर दो रकमों के दरमियान या दो एलिमेंट्स, इंग्लिश में इनके से कहेंगे, के दरमियान अगर कोई अलामत आ गई है, ठीक है, प्लस माइनस की अलामत आ गई है, तो वो दोनों मिलकर एक एलिमेंट बनाएंगे। ये नहीं हम कह सकेंगे कि 1 2, नहीं, हमारे पास क्या होगा, ये 1, ओनली 1 एलिमेंट ये बनाएंगे, ठीक है। तो हमें इक्वल से ये हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारे पास जो पहली रकम है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स की पहली रकम के इक्वल है, जो दूसरी रकम है इस दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसमें ये जो तीसरी रकम है इसके इक्वल है, और जो चौथी रकम है वो इसके इक्वल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, कि मतलब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो मैथ का एक ट्रिक ये भी है मार्क्स लेने का, कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से, किस अंदाज से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर को बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे तो, और जो है चेकर है हमारे पास, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको पेपर चेक करने में, तो आपको वो नंबर मार्क्स फुल दे देगा, ठीक है। अगर उसे पेपर चेक करने में ज़रा दुश्वारी पेश आई है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है, तो वो आपको मार्क्स कम देगा, ठीक है।
तो ये देखिए मैंने आपको बताया पहली रकम के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी बराबर है 0 के। लिख सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1 इक्वेशन। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास a प्लस 2b इक्वल आ जाएगा -7 के। ठीक है, क्योंकि वो उसके इस साइड पे ना, राइट साइड पे, तो वो भी राइट साइड पे है, तो दोनों इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरी इक्वेशन हमने ये सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ दी है, तो जो तीसरी इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी c-1 इक्वल टू 3। ठीक है, और जो चौथी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4d-6 इक्वल टू 2d। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखें a प्लस सी, इसमें तो दोनों हमारे पास वेरिएबल है, मतलब a भी सी के है, तो हम इसमें इन दोनों से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम तब निकाल सकते थे अगर a की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, 2 वेरिएबल हैं, ये भी नहीं अभी हम सॉल्व कर सकते। तो हम तीसरे पे आते हैं। तो ये देखें, इसमें एक वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल के नीचे ही हम इक्वल लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये ना हो कि आप इक्वल इस साइड पे लगा दें, तो वो थोड़ा सा सीक्वेंस जो होता है ना क्वेश्चन का, वो नहीं रहता। ठीक है, और क्या करेंगे हम, ये जो कांस्टेंट है इधर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सी इधर ही रहेगा, 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 3 + 1 आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 4 आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इसे ये छोटा सा ब्रैकेट मतलब ये मैं बॉक्स में बना दूंगी। ठीक है, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि हमने c की वैल्यू निकाल दी है। ऐसे चेकर को भी चेक करने में आसानी हो जाएगी जी। तो अब इधर आते हैं, हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब इधर देखें, दोनों 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों एक जैसे वेरिएबल हैं, तो हम दोनों एक जैसे वेरिएबल को एक साइड पे कर देंगे। इक्वल के नीचे हमने इक्वल लगाया है, तो ये इधर ले आएंगे, और 6 कांस्टेंट है इसलिए हम ब्रैकेट की इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 4d। इधर कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी अलामत होती है हमारे पास, प्लस की। ये याद रखिएगा, जब भी एक अलामत उसके साथ कोई अलामत नहीं लगी हुई तो वो हमारे पास प्लस की अलामत होगी। तो इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -2d। तो ये देखें, इसकी ये वाली अलामत होती है साइड लेफ़्ट साइड पे लगी होती है। -6 है, इधर आके हमारे पास +6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अलामत प्लस लगाऊँ या ना लगाऊँ एक की बात है। तो इक्वल के नीचे इक्वल आ गया 6, तो 4d में से हमारे पास 2d गए, माइनस हो गए, तो हमारे पास कितने आ गए 2d हमारे पास वापस आ गया। तो देखें 2 और d, 2d के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा 2 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को हम नीचे हम ओवर में भी लिख सकते हैं, यानी कि बटे में, और या फिर हम ये डिवाइड लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन ओवर में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो जब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे, वो 2 को 6 पे करेंगे तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6। ठीक है, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया है। तो मैं इसे प्रोमिनेंट कर देती हूँ, नीचे मैं दोबारा लिख लूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा इक्वल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, ऐसे हम इसे प्रोमिनेंट कर देंगे जी। तो देखिए, हमारे पास जो है इधर ये 2 वैल्यू आ गई सी और डी के, हमारे पास ए और बी के भी पड़ी हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए और सी 2 वेरिएबल थे, हमारे पास सी की वैल्यू तो आ चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ सी। वो आप मार्कर से लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो हम लिख लेते हैं a प्लस सी की जगह हमने 4 लिख देना है इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए 4 इधर प्लस हो रहा है, तो a की उस तरफ क्या आ जाएगा, इक्वल की उस तरफ क्या आ जाके हो गया -4। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है -4।
ठीक है, ये देखिए हमारे पास अब डी की वैल्यू बी की वैल्यू रह गई है। तो हम देखते हैं अब बी में ए है और बी है, हमारे पास अब ए की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास -4, तो हम वो पुट कर देंगे, ए की जगह -4 लिख देंगे और प्लस 2b वैसे का वैसे इक्वल -7, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2b हम इधर ही रहने देंगे, तो -4 है तो उधर जगह क्या हो जाएगा +4, ठीक है। 2b वैसे के वैसे -7 और +4, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -3 आंसर आ जाएगा। तो 2b, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। तो ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये कुछ इस तरह से, मैं इस तरफ एरो लगा रही हूँ कि मैं इस तरफ लिख रही हूँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। 2b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये गलती से लिखा गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2, तो ये आ जाएगी, क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसे मार्कर के साथ प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मैथ को इजी वे से समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।